हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने देखा था वांग जी विंग की बात सोच सोचकर परेशान हो रहा था और फिर मन में कहता है, विंग तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें तुम्हारी कंपनी वापस लौटा के ही रहूँगा अब आगे। और वैसे भी वेन रूहान से मुझे भी अपना पहला वाला हिसाब किताब पूरा करना है और अब समय बीतता है। वांग जी अब वेन रूहान को बर्बाद करने के बारे में सोच लेता है। वहीं हमारा विंग अभी भी क्लब में पार्टी में डीजे का काम कर ही रहा था। साथ ही विंग सोचता है कि उसे उसकी डैड की कंपनी तो नहीं मिली, मगर अब उसके पास इतने पैसे हैं कि वो अपने डैड के नाम से ही एक दूसरी कंपनी खोलेगा और वो उस बारे में सोचता है। और अब वो फिर से अपने सिटी चला जाता है जहां वो 6 महीने तक कॉफ़ी के बीज और उनके टेस्ट के बारे में पता करता है। और जब वो वापस संघाई पहुंचता है तब वो इस बारे में जियान फेमियान, मैडम यू, यहाँ तक कि जियान चैन से भी बात करता है। साथ ही वो मैडम यू और जियान फेमियान से कहता है कि अब वो अपने डैड के नाम को आगे बढ़ाना चाहता है, जो सुनकर जियान फेमियान और मैडम यू उसे परमिशन दे देते हैं। वहीं मैडम यू विंग से कहती है कि वो वांग जी से कब मैरिज करने वाला है, जो सुनकर विंग तो शौक हो जाता है क्योंकि विंग ने वांग जी के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताया था। जहां विंग को शौक देखकर जियान फेमियान कहता है, तुमने तो ये बात हमें नहीं बताई, मगर वांग जी तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आया था और उसने हमें साफ साफ बता दिया कि तुम उसे प्यार करते हो, वो भी तुम्हें, और वो तुमसे मैरिज करना चाहता है। तो बताओ हम वांग जी को क्या जवाब दे। जो सुनकर विंग कहता है, मॉम डैड, अभी पहले मुझे अपनी डैड की कंपनी को दोबारा खड़ा करना है, उसके बाद मैं शादी के बारे में सोचना चाहता हूँ। जो सुनकर जियान फेमियान और मैडम यू कहती है, ओके वो तुम्हारी मर्जी है, मगर एक बार तुम जाकर वांग जी से मिल लो, क्योंकि जब से तुम गए थे तब से उसने हमें परेशान करके रखा है। जो सुनकर विंग कहता है, ओके मैं कल वापस बीजिंग जा रहा हूँ तो मैं उससे मिल लूँगा। इतना कहकर वो सब लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। अब नेक्स्ट डे विंग संघाई से बीजिंग पहुँच चुका था, जहाँ वो सबसे पहले वांग जी से ही मिलने जाता है। जहाँ जैसे ही वांग जी को खबर मिलती है कि विंग वापस उसके मेंशन में आया है तो वो सीधा घर पहुँचता है, जहाँ फिर से विंग को अपने रूम में देखता है। मगर इस बार वो विंग से ये नहीं पूछता कि वो कैसा है, क्या कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं पूछता और सीधा अंदर घुसकर विंग को हक करता है और एकदम से विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे हॉट डीप पैशनेट किस करने लगता है। विंग उसके शोल्डर पर टैप टैप करता है, मगर फिर भी वांग जी उसे नहीं छोड़ता। और जब वांग जी की ब्रीथ और विंग की ब्रीथ हैवी होने लगती है तब जाकर वो विंग को छोड़ता है और विंग को हक करता है और विंग से पूछता है कि वो बार बार कहाँ चला जाता है। जो सुनकर विंग कहता है, मैं तो काम से गया था, मगर ये सब क्या था। वांग जी विंग को एकदम से गोद में उठाता है और बेड पर ले जाता है और विंग को बेड पर फेंक कर उसके ऊपर आ जाता है। ये देखकर तो विंग वांग जी से कहता है कि वो ये क्या कर रहा है। वांग जी कहता है, मैं तुम्हें ऐसे बिना बताए जाने के लिए पनिशमेंट देना चाहता हूँ। विंग तो घबरा कर कहता है, क्या पनिशमेंट। वांग जी कहता है, हाँ विंग पनिशमेंट। इतना कहकर विंग कहता है, नहीं वांग जी, अभी अभी तो मैं सफ़र से थक कर आया हूँ और अभी तुम मुझे क्रश करने के बारे में सोच रहे हो। वांग जी कहता है, विंग सोच नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हें क्रश करने वाला हूँ। इतना कहकर वांग जी दोबारा विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे फिर से हॉट डीप पैशनेट किस करने लगता है। इस बार विंग भी खुद को नहीं रोकता और वो भी वांग जी को किस बैक करने लगता है। और अब वांग जी विंग के अपर लिप्स को, लोअर लिप्स को अच्छे से सक करने के बाद अपने टंग को विंग के माउथ में डाल देता है और उसके पूरे मुंह को एक्सप्लोर करता है। और फिर धीरे धीरे वो उसके कपड़े निकालकर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है और इसी तरह वो दोनों एक साथ बहुत ही हैप्पी मोमेंट एंजॉय करते हैं। अब अगली मॉर्निंग विंग अपने कमर को पकड़कर उठता है और वांग जी से कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा रफ था, सेम एक बीस्ट की तरह। जो सुनकर वांग जी कहता है, अब ह्यूमन हूँ या बीस्ट, जो कुछ भी हूँ तुम्हारा हूँ विंग, और अब से तुम्हें रोज़ मुझे झेलना होगा, क्योंकि अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा आज से, बल्कि अभी से तुम मेरे साथ रहोगे। विंग कहता है, क्या, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे वापस अपने अपार्टमेंट जाना होगा क्योंकि यहाँ से मेरा कॉलेज काफ़ी दूर है। वांग जी कहता है, तो ठीक है मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मगर अब रहेंगे तो दोनों साथ में। विंग कहता है, पर मेरे साथ में जियान चैन है। वांग जी कहता है, तो क्या हुआ। विंग कहता है, तुम उसके सामने मेरे साथ कैसे रह सकते हो। वांग जी कहता है, क्यों, क्या हुआ, मैं उसके सामने तुम्हारे साथ क्यों नहीं रह सकता। मत भूलो विंग, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं,
तो हम दोनों एक साथ रह भी सकते हैं, और अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम यहाँ मेरे साथ रहना चाहते हो या फिर मैं तुम्हारे साथ रहने चलूँ? विंग कहता है, वांग जी तुम इतनी जिद क्यों कर रहे हो, बिल्कुल एक बेबी की तरह। अरे कुछ तो शर्म करो, तुम बेबी नहीं डैडी हो। वांग जी कहता है, क्या डैडी? विंग कहता है, हाँ वो क्या है ना, तुम इतने बड़े हो, कम से कम 40 साल के तो होंगे ना। वांग जी कहता है, क्या 40 साल? विंग कहता है, हाँ क्यों नहीं हो। वांग जी कहता है, विंग किसी 40 साल के आदमी में इतनी ताकत होगी कि वो अपने पार्टनर की हालत ऐसे कर दे जो हालत तुम्हारी है। विंग ये सुनकर गुस्से में वांग जी से कहता है, वांग जी ये फालतू बकवास करना बंद करो। वांग जी कहता, ओ मैंने कहा तो फालतू, और जो तुम कह रहे हो 40 साल के डैडी, वो क्या? हाँ उसमें थोड़ी सच्चाई है मगर ज़्यादा नहीं। विंग नैरो आइज से वांग जी को देखते हुए पूछता है, सच्चाई? इसमें कौन सी सच्चाई है? वांग जी कहता है, डैडी वाली। विंग कहता है, क्या मतलब? वांग जी कहता है, मतलब मैं डैडी बनना चाहता हूँ मगर हमारे बच्चों का, मतलब तुम्हारे और मेरे बेबी का, मगर मैं 40 साल का नहीं हूँ। विंग कहता है, ओहो वांग जी ये सब छोड़ो और अब मैं जा रहा हूँ, ओके बाय। वांग जी कहता है, रुको मैं चलता हूँ तुम्हें छोड़ने। विंग कहता है, ओके, और फिर दोनों मैंसन से निकल जाते हैं। इधर वांग जी विंग को उसके कॉलेज छोड़ता है और विंग से पूछता है कि उसने तो बताया ही नहीं कि वो मेरे पास आएगा या फिर मैं उसके पास। जो सुनकर विंग कहता है, मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगा। वांग जी कहता है, पक्का ना? विंग कहता है, हाँ पक्का, और वांग जी को बाय कहकर कॉलेज के अंदर चला जाता है। वांग जी भी विंग को अंदर जाता देख वहाँ से अपने ऑफिस की तरफ निकल जाता है। इधर विंग जब अंदर आता है तो उसके दोस्त उसको इग्नोर करके बस वांग जी की गाड़ी को ही देख रहे थे, जो देखकर विंग अपने फ्रेंड से पूछता है कि वो क्या देख रहे हैं। जो सुनते ही न्यूसेन कहता है, विंग वो पर्सन कौन था जो तुम्हें अभी अभी ड्रॉप करके गया है? विंग कहता है, क्यों क्या हुआ? न्यूसेन कहता है, कुछ नहीं, शायद लगता है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड थी। बता ना विंग, वो कौन था या फिर थी? जो सुनकर विंग कहता है, कोई नहीं। और क्या तुम लोगों का विचार आज क्लास से बाहर रहने का ही है या फिर अंदर चलोगे? न्यूसेन कहता है, वैसे विंग बताओ ना वो कौन था, और अब देखो झूठ मत बोलना क्योंकि तुम्हारी नेक साफ साफ बता रही है। विंग अपने नेक पर हाथ लगाता है और कहता है, नेक? न्यूसेन कहता है, हाँ नेक, जिस पर हिकिस सब बना हुआ है। विंग पूछता है, कहाँ? और वो अपने नेक पर हाथ रखकर सीधा वॉशरूम में भागता है और फिर मिरर में उस हिकिस का निशान देखकर कहता है, वांग जी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यहाँ हिकिस देने की क्या ज़रूरत थी? अब मैं न्यूसेन को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि वो मुझे ऐसे ही छोड़ने वाला तो नहीं है। और ये सब वो मिरर में देखते हुए सोचता है। अब वो वॉशरूम से बाहर आता है और न्यूसेन को देखता है, जो वॉशरूम के बाहर ही विंग का इंतज़ार कर रहा था। अब विंग के बाहर आते ही न्यूसेन विंग से पूछता है कि अब वो उसे सच सच बताए, आखिर ये सब क्या चल रहा है। विंग कहता है, ओके न्यूसेन, मैं तुम्हें सच सच बता दूंगा, पर अभी नहीं, बाद में मुझे टेरिस पर मिलना। न्यूसेन कहता है, ठीक है विंग। और अब वो लोग क्लास में जाते हैं। उसके बाद 2 पीरियड लेते हैं। उसके बाद वो क्लास ख़त्म होने के बाद टेरिस पर जाते हैं, जहाँ विंग न्यूसेन को अपने और वांग जी के बारे में सब कुछ बता देता है कि वो वांग जी को पसंद करता है और उसके साथ मैरिज करना चाहता है। जो सुनकर न्यूसेन कहता है, पर वो तो माफिया है ना, फिर तुम कैसे एक माफिया से प्यार कर सकते हो? क्या तुम्हें पता नहीं, मौत हमेशा उसके सिर पर मंडराती रहती है। जो सुनकर विंग कहता है, न्यूसेन ये तुम क्या कह रहे हो, शुभ शुभ बोलो। न्यूसेन मुझे डराओ मत। न्यूसेन कहता है, विंग मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, वो भी इसलिए कि तुम मेरे फ्रेंड हो और मैं तुम्हें कभी भी तकलीफ़ में नहीं देख सकता, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। अगर मेरी बात गलत लगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। इतना कहकर न्यूसेन विंग को टेरिस पर छोड़कर नीचे आ जाता है और इधर विंग टेरिस पर ही खड़ा रहता है और न्यूसेन के बातों को सोचने लगता है। तभी कुछ देर बाद जियान चेन विंग को ढूंढते हुए टेरिस पर आता है और विंग को उदास देखते हुए उसके पास जाकर पूछता है कि विंग क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? विंग बिना देखे ही कहता है कि वो वांग जी के बारे में सोच रहा है। तभी चैन पूछता है कि वो क्या सोच रहा है। आप जाके विंग की नज़र चैन पर जाती है और वो चैन को देखकर पूछता है कि चैन तुम कब आए? चैन कहता है, अभी, जब तुम वांग जी के ख्यालों में डूबे थे। खैर छोड़ो, ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे थे और क्या सोच रहे थे? जो सुनकर विंग चैन से पूछता है, चैन एक बात बताओ, क्या मुझे वांग जी के साथ रहना चाहिए या नहीं? चैन कहता है, क्या मतलब विंग, तुम क्या कहना चाहते हो? विंग कहता है, चैन घर में सब जानते हैं कि वांग जी मुझसे प्यार करता है और मैं भी और ये भी कि वो एक माफिया है। चैन कहता है, हाँ तो क्या हुआ? विंग कहता है, वो न्यूसेन कह रहा था कि वांग जी एक माफिया है और उसके सर पर
24 घंटे मौत मंडराती रहती है, इसलिए मुझे एक बार सोचने की ज़रूरत है। जो सुनकर चैन कहता है, ओह, तो तुम्हें अब एहसास हो रहा है कि जिस पर्सन से तुम प्यार करते हो वो एक माफिया है। विंग कहता है, हाँ न्यूसेन की बात सुनकर मैं सच में डर गया हूँ और अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। चैन कहता है, विंग एक बात कहूँ। विंग कहता है, हाँ कहो। चैन कहता है, तुम मुझसे प्यार करते हो तो उसे बदल दो। मेरा मतलब उसे कहो कि ये माफिया वाला काम छोड़ दे, तब तुम दोनों हैप्पी रह सकते हो। और अगर वांगजी सच में तुमसे प्यार करता होगा तो वो तुम्हारी बात को ज़रूर मानेगा, समझे। विंग को चैन की बात अच्छी लगती है, इसलिए वो चैन को हक कर लेता है और चैन से कहता है, थैंक यू चैन, थैंक यू। भगवान करे तुम्हारा जैसा भाई, दोस्त, वेल विशर सबके पास हो। तभी चैन कहता है, बस कर, बस विंग, मक्खन लगाना बंद कर। वैसे मुझे ये बता, आज ये मक्खन क्यों लग रहा है, क्या बात है। तभी जो विंग अभी तक सैर खड़ा था, अब फेस पर एक स्माइल लाते हुए चैन से कहता है कि चैन, वो क्या है ना, वांगजी मेरे साथ मेरे अपार्टमेंट में रहना चाहता है, या फिर उसने बोला कि मैं उसके साथ जाकर रहूं। पर तुम्हें तो पता है ना, उसका मेंशन कॉलेज से काफ़ी दूर है, इसलिए बताओ ना मैं क्या करूं। चैन कहता है, देखो विंग, अगर तुम उसे अपने साथ रखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मगर हाँ, तुम्हें मेरे साथ घर के काम में हाथ बढ़ाना होगा। जो सुनकर विंग अपना सिर हाँ में हिला देता है और फिर वो दोनों हैप्पी हैप्पी टेरिस से उतरते हैं। और अब हम विंग के अपार्टमेंट का सीन देखते हैं, जहाँ विंग वांगजी को कॉल करता है, मगर हमारा वांगजी तो किसी के साथ में इंट्रोगेशन करने में मसरूफ़ था। वांगजी उस पर्सन से बार बार पूछ रहा था कि वेन रूहान आगे क्या करने वाला है, मगर वो पर्सन वांगजी से कह रहा था कि वो नहीं जानता कि वेन रूहान क्या करने वाला है। वांगजी कहता है, अच्छा तुम नहीं जानते, जबकि तुम ही हो जो उसके अच्छे बुरे काम में उसका साथ देते थे और आज तुम्हें कुछ पता नहीं है। साथ ही वांगजी उस पर्सन के नाखूनों को भी उसकी उंगलियों से खींच रहा था, जिससे उस पर्सन का ब्लड हमारे वांगजी के पूरे फेस पर गिरा हुआ था। वांगजी उसे और ज़्यादा टॉर्चर करता है। तभी वांगजी का एक बॉडीगार्ड वांगजी से कहता है, सर आपके फ़ोन पर किसी बेबी के कॉल आ रहे हैं। ये सुनते ही वांगजी उस पर्सन को छोड़ता है और अपने रुमाल से अपने चेहरे को साफ करके फेंकते हुए कॉल को उठाता है और उस रूम से बाहर निकलकर कहता है, हाँ विंग कहो, क्या बात है। वैसे तुमने आज इस वक्त कॉल किया, ज़रूर कोई बात होगी ना। अब बताओ क्या बात है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, पहले ये बताओ तुम कहाँ थे, मैं कितनी देर से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। पता है तुम्हें। जो सुनकर वांगजी कहता है, आई एम सॉरी बेबी, वो क्या है ना, फ़ोन मेरे टेबल पर ही रह गया और मैं केविन से बाहर गया था। विंग कहता है, ओके सुनो। वांगजी मजाकिया टोन में कहता है, सुनाओ विंग। विंग कहता है, वो मैंने इसलिए कॉल किया था कि तुम शाम को यहाँ आ सकते हो, मैंने चैन से बात कर ली है, उसे कोई परेशानी नहीं है। वांगजी कहता है, क्या, तो मैं अभी आ रहा हूँ, मेरा इंतज़ार करो। इतना कहते ही वांगजी फ़ोन काट देता है। इधर विंग वांगजी वांगजी कहते कहते ही चुप हो जाता है और फिर मन में कहता है, ये बिना पूरी बात नहीं सुनता है। अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ वांगजी अपने 2 बॉडीगार्ड के साथ 2 सूटकेस भरकर विंग के अपार्टमेंट पहुंचता है, जहां विंग और चैन दोनों ही वांगजी को देखकर पूछते हैं कि ये सब क्या है। जो सुनते ही वांगजी कहता है, ये मेरा सामान है, इस वाले बैग में मेरे कपड़े हैं और इस बैग में मेरे कुछ एक्सेसरीज है और बाकी मैं आराम से लाऊंगा। विंग कहता है, क्या। वांगजी कहता है, हाँ विंग, और तुम शौक क्यों हो रहे हो, तुम तो मुझे जानते हो ना। विंग एक ऑकवर्ड से स्माइल देकर कहता है, हाँ हाँ वांगजी, आओ बैठो। और फिर वांगजी विंग के पास ही जाकर बैठ जाता है। इधर चैन वांगजी से कहता है कि वो चाय कॉफ़ी लेकर आता है। इधर वांगजी विंग के उस छोटे अपार्टमेंट को देखता है और विंग से कहता है, ये अपार्टमेंट कुछ ज़्यादा ही छोटा नहीं है, तुम कहो तो मैं यहीं पर एक बड़ा सा अपार्टमेंट खरीद लूँ जिसमें तुम और मैं बड़े आराम से रहेंगे। विंग कहता है, क्यों, यहाँ क्या खराबी है, और मुझे यही अपार्टमेंट पसंद है। वांगजी कहता है, ओके तो बताओ तुम्हारा रूम कहाँ है। विंग कहता है, क्यों, क्या करना है। वांगजी कहता है, अभी तो कुछ नहीं करना है, फ़िलहाल मुझे फ्रेश होना है। विंग कहता है, ओह सॉरी। ये कहकर विंग वांगजी को अपने कमरे में ले जाता है और वांगजी को वॉशरूम दिखाते हुए कहता है, वांगजी वॉशरूम वहाँ है, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। इतना कहकर विंग जाने लगता है। तभी वांगजी विंग का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और विंग से कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम भी चलो ना। विंग पूछता है, कहाँ। वांगजी कहता है, वॉशरूम में, दोनों सावल लेते हैं। विंग कहता है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। वांगजी, बाहर चैन है, छोड़ो मुझे, वो क्या सोचेगा, और हाँ इस घर में रहना है तो हमारे बीच में कुछ डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। जो सुनकर वांगजी कहता है, सॉरी विंग, पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ।
और रहा तुम्हारा और मेरा सवाल, तो मेरा जब भी मन करेगा मैं तुम्हें प्यार करूँगा और तुम्हें भी प्यार करना होगा। वैसे भी चैन हमारे बारे में सब कुछ जानता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझसे। विंग कहता है हाँ जानता है, पर पूरे तरीके से नहीं। वांग जी कहता है क्या मतलब? विंग कहता है मेरा मतलब चैन ये नहीं जानता कि हम दोनों एक साथ बेड पर चले गए हैं। जो सुनकर वांग जी कहता है कोई बात नहीं, 2-4 दिन में उसे पता चल जाएगा। विंग कहता है नहीं, क्या तुम उसे बिगाड़ना चाहते हो? वांग जी कहता है क्या बिगाड़ना? विंग कहता है हाँ बिगाड़ना, वो मासूम सा इनोसेंट सा बेचारा मेरा भाई, क्या तुम उसे बिगाड़ना चाहते हो? वांग जी कहता है वांग जी तुम चैन के सामने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करोगे, और अब छोड़ो मुझे, बाहर चैन वेट कर रहा है, जो वेट कर रहा होगा। जो सुनकर वांग जी कहता है नहीं विंग, मेरा तुम्हें छोड़ने का मन नहीं है, प्लीज़ अंदर चलो ना मेरे साथ, देखो ना मेरा लिटिल लैन तुम्हें देखकर कितना एक्साइट हो गया है। विंग कहता है क्या? और फिर वो नीचे देखता है और विंग की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती है और वो गुस्से में वांग जी को देखते हुए कहता है तुम्हारा लिटिल लैन एक्साइट हुआ हो या फिर कुछ भी हुआ हो, मगर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और अब वो ज़ोर से वांग जी के पैर पर मारता है और वांग जी से खुद को छुड़ाकर भाग जाता है। इधर बेचारा वांग जी अपने पैर को पकड़कर बेड पर बैठते हुए चिल्लाता है और मन में कहता है विंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वो लचकते हुए वॉशरूम में चला जाता है और फिर एक अच्छा सा शावर लेता है और खुद को भी शांत करता है। कुछ देर बाद वांग जी फ्रेश होकर बाहर आता है, जहाँ जियान चैन वांग जी से पूछता है कि उसने बाहर आने में काफ़ी टाइम लगा दिया है। वांग जी कहता है हाँ, वो नहाते नहाते काफ़ी टाइम हो गया है। अब वो लोग वांग जी को कॉफ़ी देते हैं। इधर विंग और जियान चैन डिनर प्रिपेयर करते हैं। अब वांग जी विंग से पूछता है कि क्या उसे कोई हेल्प चाहिए, जो सुनकर विंग मना कर देता है। अब वांग जी वहीं काउच पर बैठकर अपने मोबाइल को देखने लगता है। कुछ ही देर बाद उनका डिनर रेडी हो जाता है, इसलिए डिनर बनाने के बाद चैन और विंग भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, क्योंकि वो लोग डिनर बनाते बनाते काफ़ी स्वेटी हो गए थे, इसलिए वो फ्रेश होने चले जाते हैं। अब वांग जी देखता है चैन अपने कमरे में चला गया है, तो वो वांग जी भी विंग के पीछे पीछे रूम में आकर गेट को बंद कर देता है और विंग का बाहर आने का इंतज़ार करने लगता है। वहीं विंग वॉशरूम में जाने से पहले कपड़े लेकर नहीं गया था, इसलिए वो निकिट ही बाहर आ जाता है। जैसे ही वो बाहर वांग जी को देखता है, वो खुद को छुपाते हुए कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम अंदर क्यों आए? वांग जी कहता है वाओ विंग, मेरे वाइट मार्क तुम्हारे बॉडी पर कितने अच्छे लग रहे हैं, और निशान निशान देखो अभी तक बने हुए हैं। विंग कहता है तुम ना? वांग जी कहता है हाँ मैं, बताओ। विंग कहता है अभी बताता हूँ, पहले पलटो। वांग जी कहता है अरे वाह, क्यों पलटूं? वैसे भी मैंने तुम्हें इस तरह दो दो बार देख लिया है, इसलिए ज़्यादा शर्माओ मत और जल्दी से कपड़े पहन लो, या फिर तुम कहो तो मैं तुम्हें खुद पहना दूँ। विंग कहता है खबरदार, अगर अपनी जगह से हिले भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहते हुए वो वांग जी को पलटने को कहता है। वांग जी भी मुस्कुराकर पलट जाता है। इधर विंग जल्दी जल्दी से शर्ट डालता है और नीचे से हाफ पैंट, और अब वांग जी के पास आकर कहता है सच सच बताओ तुम अंदर क्यों आए थे? ये सुनकर वांग जी विंग को अपनी बाहों में भर लेता है और उसके कान के पास सिड़कती आवाज़ में कहता है तुम्हारे लिए विंग, पर तुम हो कि मुझे अपने पास ही नहीं आने दे रहे हो, प्लीज़ ना विंग, मुझे ऐसे मत तड़पाओ। ये सुनकर अब विंग भी शांत होकर कहता है वांग जी, पर इस घर में हम दोनों अकेले नहीं हैं, जियान चैन भी हमारे साथ है, इसलिए हम दोनों को डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। ये कहते हुए वो वांग जी के लिप्स पर एक छोटा सा किस करता है और फिर वांग जी से कहता है चलो डिनर करते हैं। वांग जी कहता है नहीं विंग, पहले प्यार करते हैं ना। विंग कहता है नहीं वांग जी। वांग जी कहता है प्लीज़ ना विंग। वांग जी के काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद विंग कहता है ओके। डिनर के बाद वांग जी कहता है सच्ची? विंग कहता है मुच्ची, और फिर दोनों मुस्कुराते हुए बाहर आते हैं और फिर अच्छे से अपना डिनर करते हैं। उसके बाद सारा काम ख़त्म करने के बाद विंग और वांग जी रूम में आते हैं और फिर दोनों ही एक दूसरे के साथ लव मेकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद 1-2 राउंड कंप्लीट करने के बाद विंग वांग जी से कहता है अब वो आराम करे और मैं अपने वर्क पर जा रहा हूँ। वांग जी शौक होकर पूछता है वर्क पर? विंग कहता है हाँ वर्क पर, तुम्हें बताया था ना मैंने कि मैं पब में डीजे बजाता हूँ। वांग जी कहता है हाँ, पर अब से तुम पब में नहीं जाओगे। विंग कहता है क्यों? वांग जी विंग को हक करते हुए कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा विंग रात भर क्लब में काम करे, और उसे काम करने की क्या ज़रूरत है जब उसका पार्टनर इतना रिच है। ये सुनकर विंग कहता है हाँ मैं मानता हूँ कि तुम रिच हो, मगर मैं अपने डीजे वाले काम से खुश हूँ, मुझे खुशी मिलती है। और फिर
जिस पब में काम करता हूँ वो बहुत पुराना पब है और वहाँ का जो मालिक है वो मुझे पसंद करता है। वांग जी शौक होकर कहता है, क्या पसंद करता है, इसका क्या मतलब? विंग कहता है, ओहो, मेरा मतलब मैं 15 साल से उस मालिक के साथ में काम कर रहा हूँ और अब अचानक काम छोड़ दूंगा तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा? वांग जी कहता है, वो मैं नहीं जानता, मगर तुम अब वहाँ काम नहीं करोगे तो तुम नहीं करोगे बस। विंग ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और वांग जी से कहता है, नहीं करोगे का क्या मतलब? और तो तुम भी दूसरे मर्दों की तरह मुझ पर अपनी मर्जी थोपना चाहते हो? हाँ। और ये कहते कहते विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वांग जी से कहता है, वांग जी तुम चाहते हो मैं वो काम छोड़ दूँ जो मुझे बचपन से पसंद है? अरे तुम नहीं जानते वांग जी, आज उसी काम के पीछे मैंने अपना नाम बनाया है, उससे अपना खर्चा पूरा करता हूँ, अपना सपना पूरा करना चाहता हूँ और तुम चाहते हो कि मैं वो काम छोड़ दूँ। पर मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगा, समझे? चाहे तुम मुझे छोड़ सकते हो। ये कहकर विंग गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। इधर वांग जी पूरी तरह शौक की विंग ने काम छोड़ने की बजाय उसे ही कहा कि वो उसे छोड़ दो, पर वो समझता क्यों नहीं है कि वो द लैन वांग जी का पार्टनर है, एक माफिया का पार्टनर है और एक माफिया का पार्टनर पब में काम करेगा तो मेरी क्या इज्जत रहेगी। और जब अंकल को पता चलेगा कि विंग पब में डीजे बजाता है तो वो तो विंग से कभी भी मेरी शादी नहीं करेंगे, मुझे विंग को समझाना होगा। और फिर अब वांग जी रोज विंग के पीछे पड़ जाता है कि वो ये डीजे वाला काम छोड़ दे। जो सुन सुन के अब विंग भी परेशान हो जाता है और वो वांग जी से कहता है, ओके मैं डीजे वाला काम छोड़ दूंगा, तुम बताओ क्या तुम अपना माफिया वाला काम छोड़ सकते हो? ये सुनकर तो अब वांग जी शौक। इधर विंग वांग जी से कहता है, देखा ना तुमने, मैंने तुम्हें माफिया का काम छोड़ने को कहा तो कैसे तुम चुप हो गए? नहीं छोड़ सकते ना तुम अपना ये काम? तुम मिस्टर लैन वांग जी, जैसे तुम अपना काम नहीं छोड़ सकते वैसे वैसे ही मैं भी अपना काम नहीं छोड़ सकता। और ये कहकर जाने लगता है। तभी वांग जी विंग से कहता है, ठीक है विंग, मैं ये काम छोड़ दूंगा मगर कुछ समय बाद। ये कहकर अब वांग जी विंग को वहीं छोड़कर खुद ही घर से बाहर निकल जाता है। इधर अब विंग शौक की क्या मेरे एक बार कहने पर वो अपना माफिया का काम छोड़ने को तैयार हो गया। इधर वांग जी ऑफिस पहुंचता है जहां वो डायरेक्ट उस पर्सन के पास पहुंचता है जिसे वो टॉर्चर कर रहा था। उसके पास जाकर वो सीधा उसके फोरहेड पर गन रखता है और उस पर्सन से कहता है, देखो मैं एक ही बार तुमसे पूछूंगा और इस बार तुमने मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब बताओ वैन रूहान आगे क्या करने वाला है और उसने सुयान को कहाँ रखा है? पहले तो पर्सन चुप रहता है मगर फिर जैसे ही ट्रिगर वांग जी ट्रिगर दबाने वाला था वो पर्सन कहता है, रुको मैं बताता हूँ। और फिर वो पर्सन वांग जी को बता देता है कि उसने सुयान को लीजियान सिटी में अपने ओल्ड हाउस में रखा है और वैन रूहान अपने काले कारनामे अपने ओल्ड हाउस से ही पूरा करता है क्योंकि वहाँ के लोग उसे भगवान मानते हैं। मगर वहाँ के लोग नहीं जानते कि वो भेड़ की खाल में भेड़िया है। पहले वो लोगों को लोन देता है और उनकी ज़मीन हथिया लेता है और फिर वो उन ज़मीनों में बंकर बनवाता है और सभी गैर कानूनी हथियार, ड्रग्स, कोकिंग, अफीम, चरस, गांजा, नकली मेडिसिन, नकली शराब, यहाँ तक कि प्रोस्टिट्यूट के धंधे में डालने वाली लड़कियां सभी वहीं पर रखता है क्योंकि वहाँ उसे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। और हाँ, सुयान भी वहीं किसी एक बंकर में है। उस पर्सन से सब कुछ जानने के बाद वांग जी उस पर्सन को गोली मार देता है और अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि इसकी बॉडी दलदल में फेंक दो। इधर वांग जी कुछ बॉडी गार्ड को लेकर लीजियान सिटी पहुंच जाता है और पहले तो वो सुयान को ढूंढता है, उसके बाद वो वैन रूहान के सारे बंकरों को बम से उड़ा देता है। इधर बीजिंग में जब वैन रूहान को खबर मिलती है कि उसके गैरकानूनी हथियारों को किसी ने बम से उड़ा दिया है, ये सुनते ही वैन रूहान पागल हो जाता है और फिर वैन रूहान वेंचो दोनों अपने होम टाउन की तरफ निकल जाते हैं। इधर वांग जी सुयान को लेकर वापस आ जाता है जहाँ सुयान की हालत बहुत नाजुक थी। वांग जी डॉक्टर पर चिल्लाता है कि वो कुछ भी करे मगर सुयान को बचाए। डॉक्टर पूरी तरह सुयान की जान बचाने में लग जाते हैं। इधर वांग जी बीजिंग में भी वैन रूहान के जो छोटे मोटे बिजनेस थे उन सबको बैंकरप्ट करवा देता है और अब वैन रूहान जो नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये सब क्या और ये कौन कर रहा है, तभी वैन रूहान का बॉडीगार्ड बताता है कि सर 2 दिन पहले वांग जी को लीजियान सिटी में देखा गया है। ये सुनते ही वैन रूहान कहता है, क्या द माफिया लैन वांग जी को? वो बॉडीगार्ड कहता है, जी सर। वैन रूहान कहता है, ओ इसका मतलब वो हमसे बदला ले रहा है, तो चलो अब अच्छे से बदला लेते हैं। इतना कहकर वो बॉडीगार्ड से कहता है, वांग जी की सबसे बड़ी कमजोरी को ढूंढो। जो सुनकर
वो बॉडीगार्ड कहता है सर मैंने पहले ही पता लगा लिया है, उसका एक बॉयफ्रेंड है और वो उसके साथ ही रह रहा है। वेनुहान पूछता है कौन है वो गार्ड कहता है सर उसका नाम विंग है और वो पब में डीजे बजाता है। वेनुहान कहता है ओह विंग, ठीक है उसे बुलाओ, लगता है उससे भी डील करने का समय आ गया है। ये कहकर वो बॉडीगार्ड को भेज देता है। नेक्स्ट डे विंग वेनुहान से मिलने आता है, जहाँ विंग वेनुहान से कहता है विंग आओ बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विंग कहता है जी अंकल कहिए। वेनुहान विंग को अपनी बातों में लेने की कोशिश करता है और विंग से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे डैड की सारी प्रॉपर्टी लौटा दूंगा, उसके बदले केवल तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। विंग पूछता है कौन सा काम। वेनुहान कहता है तुम्हें वांग जी को कॉल करके हमारे बताए हुए पते पर बुलाना होगा। विंग कहता है क्या वांग जी को, पर क्यों, उसने किया क्या है। वेनुहान गुस्से में टेबल पर हाथ मारकर कहता है उसने हमें पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया है और अब मैं उसकी जान लेकर अपनी बर्बादी का बदला लूँगा। जो सुनकर विंग डर जाता है और वेनुहान से कहता है नहीं अंकल आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मेरे वांग जी को छू भी नहीं सकते, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। वेनुहान कहता है ओह तो तुम उसे कॉल नहीं करोगे। विंग कहता है हाँ मैं उसे कॉल बिल्कुल भी नहीं करूँगा। वेनुहान कहता है ओके फिर और वो बॉडीगार्ड से कहता है कि विंग को पकड़कर बांधो और फिर वो खुद वांग जी को कॉल करता है और बताता है अगर तुम मेरे बताए पते पर नहीं आए तो मैं तुम्हारे विंग को जान से मार दूंगा। ये सुनकर तो वांग जी पूरी तरह शॉक हो जाता है और वो वेनुहान से कहता है नहीं तुम विंग के साथ कुछ नहीं करोगे, मैं आता हूँ। इतना कहकर वो फ़ोन रख देता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। अब आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।